नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत। नियम 134 को लेकर पिछले कई दिनों से जारी खींचतान के बीच निजी स्कूल संचालकों ने छात्रों को थोड़ी राहत दी है। लंबी हड़ताल के बाद बुधवार से प्राइवेट स्कूल खोलने का ऐलान किया गया। हालांकि निजी स्कूल संघ 3 दिनों तक करनाल में ही डटे रहकर अपना प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा मंत्रियों और विधायकों के आवास का घेराव भी करने की बात कही गई है। एक और जहां निजी स्कूल संचालक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अभिभावक एकता मंच ने भी निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उधर सरकार की तरफ से एक बार फिर बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की बात कही गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि आखिर गरीबों का हक मारने पर क्यों अड़े हैं स्कूल? तो क्या शिक्षा के जरिए मुनाफा नहीं कमा रहे निजी स्कूल? और सरकारी निजी स्कूलों के बकाये का भुगतान सरकार क्यों नहीं करती? ये सवाल भी हम आज की बड़ी बहस में उठाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक खास पैनल भी मौजूद रहेगा और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे आज की बड़ी बहस। जी हाँ, पहला बड़ा सवाल, बड़ी बहस के बड़े सवालों पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि गरीबों का हक मारने पर क्यों अड़े हैं स्कूल। यह सवाल इंडिया न्यूज हरियाणा उठाता है। दूसरे बड़े सवाल की अगर बात करें तो सवाल ये कि क्या शिक्षा के जरिए मुनाफा नहीं कमा रहे हैं निजी स्कूल? यह सवाल भी उठता है। तीसरा बड़ा सवाल जो कि निजी स्कूलों के लिए भी हो सकता है कि सरकार निजी स्कूलों के बकाये का भुगतान क्यों नहीं कर रही है? यह सवाल भी इंडिया न्यूज हरियाणा उठाता है, क्योंकि बड़ी बहस में हम हर विषय के हर पहलू को उठाते हैं कि आखिरकार उस मुद्दे की जड़ तक जाया जाए, समाधान तक पहुंचने की कोशिश हमारी रहती है। आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर प्राइवेट स्कूल संचालकों की मांग क्या है। के बच्चों की पढ़ाई के हित को देखते हुए हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल को तब्दील करते हुए 3 दिन के धरने में तब्दील कर दिया है। करनाल में 3 दिन का धरना रहेगा हमारा, और यही करनाल में। और 14 को अनिल विज जी का और घनश्याम दास सराफ जी का घेराव किया जाएगा। 15 को कैप्टन अभिमन्यु और रामविलास जी का घेराव किया जाएगा। उसके बाद भी सरकार अगर नहीं चेतती है, वार्ता पे नहीं आती है और बच्चों को 2500 का वाउचर देने के लिए तैयार नहीं होती है, तो हम अपने ताले चाबियां एक तिथि तय करके सरकार। तो वही मुद्दे को लेकर अभिभावकों का पक्ष भी जरा सुन लीजिए। निजी स्कूल वालों ने की है, इसका उन्होंने पहले से हमारे बच्चों से फीस ली हुई है, अभिभावकों से फीस ली हुई है, जिसका कि 100 से 150 रुपए पर बच्चे की फीस डेली की बनती है। 5 दिन हो गए, 1,22,000 बच्चे हैं। एक दिन की टोटल 5 दिन की पेमेंट 7.5 करोड़। इसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? प्रशासन लेगा। ये लूट नहीं है क्या निजी स्कूल वालों की? क्या निजी स्कूलों वालों का कोई दायित्व नहीं बनता? ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण होगा, ऐसे ही देश का निर्माण होगा। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन स्कूल वालों के ऊपर कोई कानून, कोई नियम नहीं है। बजाय चीन और पाकिस्तान को देखने की बजाय इन निजी स्कूल वालों को सीधा किया जाए तो बहुत अच्छी बात रहे। वही सरकार इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने धरना प्रदर्शन के बजाय बातचीत का समाधान ढूंढने का सुझाव दिया है। ऐसा नहीं है, सरकार की सब लोगों से बातचीत चल रही है। ये विषय आज का नहीं है। ये 134A का जो नियम बनाया था हरियाणा सरकार ने, उससे पहले RTI में केंद्र सरकार की ओर से विषय आया था। इसमें कोर्ट भी यानी अपनी ओर से देखरेख कर रहा है। तो हम लोग सबका हित जिसमें हो, चाहे वो अभिभावक हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे सरकार की बात है, सबको बच्चों की पढ़ाई भी हज नहीं होनी चाहिए। सबको ध्यान में रखते हुए कुछ पहले नियम बन गए हैं, कुछ से सहमति बनी है, कुछ और सहमति बन जाएगी और मुझे लगता है 1-2 दिन में इसको हल को निकाल लिया जाए। बात नहीं है, धरने और प्रदर्शन से कुछ नहीं होता है। इस धरने प्रदर्शन से अपनी बात को बताने में, उनकी बात हमको पहले ही ध्यान में है और सारी बातचीत उनसे, उनके प्रतिनिधियों से हो चुकी है। और होने के बाद अब कोई ना कोई रास्ता उसमें सबके सहयोग से ही निकलेगा। एक तरफा बात नहीं हो सकती है। ना तो सरकार ही इतना जितना पैसा वो खर्चे के लिए कहते हैं वो सरकार दे सकती है, बहुत बड़ा बजट उसमें लगता है, और न ही बच्चों की पढ़ाई को हम खराब होने देंगे। वो इस पूरी खींचतान के बीच प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने भी सरकार पर निशाना साधा। ये भी सुनिए। इनमें कोऑर्डिनेशन की पूरी तरह से कमी है। मुख्यमंत्री जी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, शिक्षा मंत्री जी कुछ देते हैं। प्राइवेट स्कूल, और मुझे लगता नहीं है कि सरकार का शिक्षा सुधार में इनकी नीयत में मुझे तो वहीं पर ही खोट नजर आता है। तो बहुत ही गंभीर विषय है। इनको 134 के तहत भी और शिक्षा के अधिकार के तहत भी जो है सरकार को काम करना चाहिए। ये क्या शिक्षा में सुधार करेंगे? कह रहे थे मंथली टेस्ट करेंगे। अब तक जो है ये तय नहीं हुआ कि कितनी संख्या बच्चों की है और कितना कहीं।
तो चलिए जल्दी से आपको यह भी बता देंगे आखिरकार निजी स्कूल हड़ताल पर क्यों थे, क्या इनकी मांग थी। ग्राफिक के जरिए आप देखिए, आरटीई के तहत एडमिशन का प्रावधान हो, ये कहना है निजी स्कूल संचालकों का। गरीब बच्चों को डायरेक्ट वाउचर दिया जाए सरकार की तरफ से, ये मांग निजी स्कूलों की। स्कूल बसों की लाइफ 10 साल से 15 साल की जाए, यह भी कहना है इनका। और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मान्यता दी जाए उन स्कूलों को, ये मांग भी निजी स्कूल कर रहे हैं। अपग्रेडेशन के लिए नियम और लचीले किए जाएं, कम किए जाएं, फॉर्मेलिटीज कम की जाएं, ये तमाम बातें, ये तमाम मांगे निजी स्कूल संचालकों की है। आखिरकार दोनों तरफ से क्या हो रहा है, क्या स्कूल संचालकों का कहना है और सरकार को क्या कुछ करना है, कोई ना कोई हल जल्दी निकालेंगे। बहरहाल एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ दिल्ली और चंडीगढ़ स्टूडियो से कुछ खास मेहमान दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हैं। युद्धवीर सिंह जी हैं, प्रतिनिधि हैं निजी स्कूल संघ के। युद्धवीर जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ मनोज शर्मा भी मौजूद हैं, जो कि प्रतिनिधि हैं अभिभावक एकता मंच के। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। नरेश कौशल जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे आज की इस चर्चा में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरेश जी आपका भी स्वागत है। और चंडीगढ़ से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाहर यादव भी जुड़ेंगे, साथ ही साथ आईएनएलडी के नेता प्रवीण अत्रे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत युद्धवीर सिंह जी आपसे, क्यों निजी स्कूल हड़ताल कर रहे हैं? जमकर फीस वसूलते हैं निजी स्कूल, ठीक है, आपके पास तमाम वो सुविधाएं हैं, भले ही वो पैसे से वो सुविधाएं आपने जुटाई है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि फीस भी आप खूब जुटाते हैं, लेकिन हड़ताल पर भी साहब आप चले गए, स्कूल आपने बंद कर दिए, सीएम के जो आवास है उसका आप घेराव करने पहुंच गए। आखिरकार ये इतनी नौबत क्यों आन पड़ी? देखिए, इस विषय में बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जानबूझ करके फैलाई गई हैं। अभिभावकों को स्कूलों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। स्कूलों का जो पक्ष है वो उसको उस ढंग से नहीं प्रस्तुत किया जाता जैसे कि करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप देखें तो सरकार एक बच्चे पे 32,000 रुपया पर ईयर खर्च करती है जी। हमारे जो बजट स्कूल्स हैं उनमें वो खर्चा 20,000 से ज़्यादा का नहीं है जी। तो हम कहाँ पे लूट रहे हैं अभिभावकों को? अभिभावकों का ये जो है कि भाई प्राइवेट स्कूल ज्यादा फीस नहीं, तो 134A का विरोध क्यों कर रहे हैं? आपकी गरीब का बच्चा, सरकार तो कह रही है कि साहब जो नियम बनाया कि आप गरीब के बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, तो आप कह रहे हैं नहीं साहब हम तो हड़ताल कर देंगे। देखिए, मैंने कहा कि ये जो भ्रांतियां फैलाई गई, हम 134A के अगेंस्ट नहीं हैं जी। हम चाहते हैं कि 134A की जो कमियां हैं उनको सरकार समझे, अभिभावक समझें, और इसका सही तरीका एक ही है कि आरटीई एक्ट लागू किया जाए, जो कि सेंट्रल एक्ट है। हरियाणा हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है 1 अप्रैल 2015 को, उसमें जो उनके फैसले थे उन फैसलों को हमने माना, हमने लागू करने की कोशिश की। सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लेकर के चली गई, वहाँ से एसएलपी उन्होंने विड्रॉ की। उसके बाद वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में गई इस फैसले को बदलने के लिए, ये कह करके हमारे पास पैसा नहीं है देने को, ये उनका तर्क था जी। अब वो कहाँ तक जायज था वो तर्क, ये अब आप क्या निजी स्कूलों की कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है युद्धवीर जी? सामाजिक जिम्मेदारी मैं आपको बता दूं, आज भी कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जिसमें के गरीब बच्चे फ्री नहीं पढ़ रहे होंगे। मैं अपने स्कूल की बात बता दूं, मेरे स्कूल में भी आज भी कम से कम 100 बच्चे फ्री पढ़ते हैं जी। उसका हम कोई पैसा नहीं लेते जी। लेकिन अगर एक कानून के तहत अगर आप सरकार चलना चाहती है तो हम कहते हैं आरटीई का जो एक्ट 2000 तो कानून जो है बन गया तो उसमें क्या बुराई? अगर आप बच्चे पढ़ा रहे हैं, कानून भी वही बोल रहा है साहब वही कराइए, तो फिर क्या दिक्कत है? मैं आपको बताऊं ना, इसकी कमियां जो हैं, जो 134A की कमी है, वो मेन ये कमी है कि ये अव्यवहारिक कानून बनाया गया है जी। ये इसकी अव्यवहारिकता देखिए, एक बच्चा आएगा, 6वीं में पढ़ रहा है, 5वीं में पढ़ रहा है, 7वीं में पढ़ रहा है, हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, उसको एकदम से 5 स्कूलों की चॉइस दे दी गई कि आप किसी भी स्कूल में जाइए और वहां पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना शुरू कर दीजिए जी। कि कैसे संभव है जी? आरटीई के तहत एक बच्चा आता है, पहली में आता है, और पहली से वो बच्चा 8वीं तक पढ़ेगा, उसका खर्चा आरटीई कानून के तहत सरकार देगी, उसमें 60% या 65% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 35%, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी जी। हरियाणा सरकार पैसा देना नहीं चाहती जी, इसीलिए वो आरटीई लागू नहीं करना चाहती जी। हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने बदल दिया। हाईकोर्ट का फैसला है पहली में बच्चे आरटीई में दाखिल होंगे, तो आपका कहना है कि 134 से आप नहीं मानेंगे, आरटीई लागू करें, ये कहना हम यही कह रहे हैं। और हम उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हमें मत दीजिए पैसा जी। ये पैसा उन बच्चों को दे दीजिए, उनके अकाउंट में डायरेक्ट दे दीजिए, वो अपनी चॉइस जिस स्कूल में जाके पढ़ना चाहें वो पढ़ लें जा करके जी। मनोज शर्मा जी क्या कहना, आप क्या सहमत हैं युद्धवीर सिंह जी की इन तमाम बातों से?
जी नहीं, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ योधवीर जी की बातों से। जी। और सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँ कि ये जितना जो घटनाक्रम चल रहा है, इसके लिए सबसे पहले एक स्टेटमेंट आई थी हमारे सीएम साहब से और एजुकेशन मिनिस्टर साहब से। उन्होंने कहा था कि ये जो कांग्रेस की जो दी हुई देन है, ये भाजपा के गले की हड्डी बन चुका है। तो इससे ही जाहिर होता है कि किस तरीके से राजनीतिक मंशा इनकी है कि इस पूरे गरीबों के लिए जो बनाया गया कायदा कानून है और जिसका वोट लेकर के ये लोग राजनीति के अंदर आए हैं और हरियाणा के अंदर राज कर रहे हैं, उसके हितों का किस तरीके से दमन किया जाए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, आरटीई और रूल 134 के अंदर में, इन दोनों में डिफरेंस है, इसके बारे में कन्फ्यूजन ना किया जाए। आरटीई इट स्टैंड्स एंड इट basically it is for the it implies for the rules and regulations for preserving the rights of the students when they get admitted in the schools. जी। It has nothing to do with the below poverty line or EWS category. जी। रूल 134 से ये कहता है कि हाँ, जिन स्कूलों ने सरकार से जमीन सस्ते पर ली है और कौड़ियों के भाव ली है, जैसे कि बड़े नामी गिरामी स्कूल हैं जिन्होंने कौड़ियों के भाव जमीन ले रखी है, और उनका ये नैतिक और सामाजिक दायित्व बनता है कि जो गरीब बच्चा है, गरीब का बच्चा है, उसको वो शिक्षा दें। ये क्योंकि ये स्कूल, जितने भी स्कूल हैं, ये सारे पॉलिटिकल लोगों के हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, जिनमें उनके स्टेक्स हैं। मैं कोई वैसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। आप ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं जिसमें कि भाजपा नेता या उनके परिजनों के स्कूल जो हड़ताल पर हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ही नेता, उनके ही द्वारा चलाए गए स्कूल और वही हड़ताल पर जा रहे हैं। तो इससे साफ साफ मंशा ये है कि ये जो गरीबों का जो नारा लेकर के आते हैं कि हम जो है, ठीक है, मनोज जी ये नहीं है। मनोज जी आपकी बात कहिए। युद्धवीर जी क्या कहेंगे? सरकार से सस्ती दरों पर जमीन आपको चाहिए लेकिन गरीब का बच्चा नहीं पढ़ाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई हुई है। जी। देखिए, पहले होता था ऐसा सन 50 के आसपास, जब ये प्राइवेट स्कूल आने शुरू हुए और गवर्नमेंट अपने स्कूल नहीं बना पा रही थी, तो प्राइवेट स्कूलों को उन्होंने एनकरेज किया, उन्होंने ज़मीन सस्ते दरों पे दी। जी। उसके बाद धीरे धीरे जब ये स्कूल और ज़्यादा आने लगे और सरकार को ये देखने लगा कि ज़मीन के पैसे जो हैं ज़्यादा मिलेंगे, तो उन्होंने इंस्टीट्यूशनल रेट्स बना दिए। जी। इंस्टीट्यूशनल रेट जो है, प्राइवेट जो प्लेयर्स थे, जो अपने मकानों के लिए रेट्स होते थे, वो इंस्टीट्यूशनल रेट्स उनसे ज़्यादा थे। जी। तो उन ज़्यादा रेट पे स्कूलों को दी गई। जी। धीरे धीरे करते करते अब एक नौबत ये आ गई है कि हुडा के जितने प्लॉट हैं वो सरकार ऑक्शन करती है। जी। मैं आपको इसका उदाहरण दे दूं, गुड़गांव में एक 5 एकड़ का प्लॉट 45 करोड़ का ऑक्शन हुआ है। जी। पलवल में 2 स्कूल हैं जिनको के 18 करोड़ के वो ऑक्शन हुए सर, हैं। अगर ये 18 करोड़ 45 करोड़ की जमीन ये स्कूल खरीदें तो गरीब का बच्चे को भी पढ़ा दें, तो क्या बुराई है साहब? मेरी बात सुन लीजिए अब। जी। मैं कहता हूं हम मुद्दे पे इसलिए जा रहे हैं कि एक सरकार का अभी मेरे दोस्त ने वो कहा, अभिभावक संघ की तरफ से जो आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों का ये भी एक अपने आप में एक मुद्दा उछाला जा रहा है। सरकार ने जो कानून बनाया आरटी एक्ट 2009 का, 2009 सभी बच्चों के लिए है जी, देश का, ये बच्चों के शिक्षा का अधिकार का कानून है। यस जी। यस। ये इसमें 6 से 14 साल तक का बच्चा स्कूल में अनिवार्य रूप से पढ़ेगा, जी, चाहे वो गरीब का है चाहे वो अमीर का है। जी। इस 2009 के एक्ट का धारा है 8A और 9। जी। इन 2 धाराओं के अंतर्गत जो बच्चे एक दफा जो फीस देने वाले माँ बाप हैं, उनके बच्चे उसको स्कूल से निकाल करके दूसरे स्कूल में नॉन फी पेइंग कैटेगरी में नहीं जा सकते। जी। हरियाणा सरकार जो है ये कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम इसे इसलिए नहीं लागू करना चाहते। जी। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ भाई। अगर आपको प्राइवेट, यानी आपका कहना है कि गरीब का बच्चा तब पढ़े जब सरकार पैसा दे आपको, तब आप गरीब के बच्चे को पढ़ाएंगे। नहीं, हम आप कानून- कहते हैं आप आरटीई को मानेंगे, आप 134A को नहीं मानेंगे। बिल्कुल, क्योंकि 134A में सरकार पैसा नहीं देना चाहती, जबकि सरकार का ठीक दायित्व है। है कि वो बच्चों को पढ़ाए। नरेश कौशल साहब क्या कहेंगे? आप निजी स्कूलों की मनमानी मानेंगे, सरकार की कमजोरी मानेंगे, या क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर आप? मैं तो इस मसले पे ये कहना चाहूँगा कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा जैसे क्षेत्र के मामले में, जिसे बच्चों के मामले में जो कहा जाता है कि वो देश का भविष्य है, ऐसे मुद्दे पर सियासत जो होती है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे देश के अंदर। जी। और इसमें जो मुद्दा ये चल रहा है, मैं प्रिसाइसली बात करना चाहूँगा कि ये 1995 में हरियाणा एजुकेशन एक्ट बना। जी।
और वो बना इसलिए था कि प्राइवेट स्कूलों पे कंट्रोल किया जाए जी। और कंट्रोल के साथ साथ वो बाद में उसमें अमेंडमेंट्स कितनी बार हुआ, ये मतलब एक हास्यास्पद बात है कि उसमें पहले तो था कि दिव्यांग बच्चे जो होते हैं जी। जिनको हम अपंग बच्चे कह सकते हैं, उनको 3.5% का निजी उसमें स्कूलों में जाने का था। बाद में 134 बना दिया बीच में, फिर 25% की रिजर्वेशन कर दी उसके लिए, और फिर ये रूल 4 बार रिवाइज हुआ 2013 तक। मेरा कहने का मतलब, मैं प्रिसाइजली बात कर रहा हूँ कि कितने दुर्भाग्य कि ये बच्चों के साथ और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही कहा जा सकता है। और ये बात बिल्कुल निश्चित है कि प्राइवेट स्कूल अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, और जो ये मामला चल रहा है इसमें अधिकारी लोग, क्योंकि अफसरशाही के बच्चे ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में कोई नहीं जाता, बैक में उनकी है। और दूसरा पॉलिटिकल लोग साथ हैं। बिल्कुल ये जो पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से बात करी जा रही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हड़ताल पर जा रहे हैं उनमें उनके चेहरे पहचानिए कौन लोग हैं। ठीक है। कौशल साहब ने तमाम बातें कही। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब हमारे साथ रोहतक से जुड़ चुके हैं, और जवाहर यादव हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब क्या कहेंगे? निजी स्कूल हड़ताल पर, उनका कहना है 134A को नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं RTE लागू करिए, सरकार पैसा दे तब गरीब के बच्चे को पढ़ाएंगे। सरकार कह रही है कि साहब अभी इतना पैसा नहीं है। क्या कहना आपका? गलती किसकी? गरीब का बच्चा स्कूल में क्यों नहीं पढ़े? क्या ये जिम्मेदारी सबकी नहीं है, पूरे समाज की नहीं है? देखिए, पूरे समाज की तो जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल। आज सरकार इनको कन्विंस नहीं कर पा रही है, जो ये प्राइवेट स्कूल वाला इनको बस समझा नहीं पा रही है, और ये इनका आपस में सही तालमेल नहीं हो रहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं। आज 2 साल से जो ये मामला लटकाया हुआ है, हर मामले में ये कह देते हैं कि ये कांग्रेस की देन है। मैं बड़ा हैरान होता हूं इस प्रकार की बातें सुन के। अपनी जिम्मेवारी को सरकार समझ नहीं रही, अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं है सरकार को, और सरकार को इनको बैठा के और एक ठीक ढंग से इनको समझाना चाहिए और एक निष्कर्ष निकालना चाहिए, ताकि गरीबों के बच्चों को स्कूल में जगह मिल जाए, ताकि वो अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ सके। लेकिन क्या है कि सरकार बिल्कुल नाकाम है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बड़े लंबे चौड़े वायदे किए थे कि हम शिक्षा को सुधारेंगे जी, शिक्षा का भट्ठा बैठा दिया इन्होंने। देखिए, आज जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर शिक्षा की बात हो रही है, ये इनके कथनी और करनी में दिन रात का फर्क है। चलिए, आपका कहना है कि सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। प्रवीण अत्रे साहब, क्या कहना है आपका इस पूरे मसले पर? निजी स्कूल हड़ताल पर खूब फीस भी वसूलते हैं, और अब ये कह रहे हैं निजी स्कूल कि 134A नहीं मानेंगे, जिसमें BPL कैटेगरी और यानी उन गरीब बच्चों की पढ़ने की बात कही गई। इस नियम के मुताबिक उनका कहना है RTE के तहत सरकार पैसा दे, बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। तो गलती किसकी? देखिए रोहित, सबसे पहली बात तो ये है सरकार और निजी स्कूलों की इस लड़ाई में जी अगर नुकसान हो रहा है तो बच्चों का, जी बच्चों का जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, शायद उसकी भरपाई बड़ा मुश्किल है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान देना चाहिए। एक बात है, आपको याद होगा रोहित, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक शब्द कहा था, अंत्योदय, और भारतीय जनता पार्टी ने गाहे बगाए इस शब्द का प्रयोग भी किया था, और वो कहते थे कि साथ जो समाज में सबसे आखिरी व्यक्ति है पंक्ति में, उस तक विकास पहुंचाएंगे। लेकिन आज हालात ये हैं कि हरियाणा में गरीब अभिभावकों को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो समझिए कि इस प्रदेश का जो है क्या हाल होगा। सरकार का शिक्षा के प्रति जो सोच है, जो रवैया है, वो पूरी तरह से नकारात्मक है। रोहित, जैसे आपने अभी एक बात कही कि प्राइवेट स्कूलों की समाज के प्रति जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से जिम्मेदारी है, मानना भी पड़ेगा, लेकिन वो स्वैच्छिक जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी स्वैच्छिक नहीं है। सरकार को जनता ने चुना इसलिए है कि वो उनकी भलाई के काम करे। तो प्रथम कर्तव्य तो सरकार का बन जाता है कि वो किसी भी तरह, देखिए, निजी स्कूल के साथ बातचीत से, आपसी बातचीत से किसी भी तरह से इस मसले का हल निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग 2.5 महीने बीत चुके हैं जिन बच्चों का एडमिशन ही नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि उनकी पढ़ाई का कितना बड़ा नुकसान अब तक हो चुका है। लेकिन एक चीज मैं प्राइवेट स्कूल से भी कहूंगा, देखिए साहब,
आप हड़ताल ना कीजिए, क्योंकि हड़ताल से नुकसान हो रहा है बच्चों का। आप अपनी मांगे रखिए, सरकार को घेरिए, लेकिन ठीक है। कम से कम उन बच्चों का नुकसान मत होने दीजिए जिनको पढ़ाई से वंचित होना पड़ ठीक रहा है। है। आपकी इस हड़ताल की वजह से ये आपका दायित्व जरूर है समाज के प्रति, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। एक और बहुत बड़ी एक और अहम देखिए, बात इसमें भाजपा प्रवीण के अत्रे नेता साहब मैं अपनी तरफ से भी जिस तरह से जोड़ना बार-बार चाहूंगा PM साहब कि ने भी ठीक है, कहा। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो लोग जो आर्थिक तौर पर सक्षम है, जिनके पास पैसा है, वो तो चलिए फिर अपने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करवा लेंगे, ट्यूशन पढ़ा लेंगे या इस नुकसान की भरपाई करवा लेंगे। लेकिन जो गरीब का बच्चा है, जिसके साथ एक बड़ा पाप हो रहा है, एक तो पहला पाप ये कि वो गरीब का बच्चा है, और जो जिम्मेदारी सरकार की और समाज की बनती है उसका सीधे तौर पर सोचिए उस बच्चे के मानसिक स्तर पर कितना असर इस बात का पड़ रहा होगा। जवाहर यादव जी, आपसे जवाब चाहेंगे। आप इस सरकार में आपकी गिनती उन नेताओं में होती है जो धरने तुड़वाने में एक्सपर्ट है। कई धरने आपने खत्म करवाए, कई समस्याएं सुलझाई, लेकिन इस समस्या का समाधान कब? देखिए, एक तो राजनीतिक लोग कैसे शब्दों को गलत रूप से प्रस्तुत करते हैं। अभी मेरे मित्र अत्रे जी कहते हैं कि ये प्राइवेट स्कूलों के लिए ऐच्छिक है, ये कानून है, 134 से कानून का विषय है, ये ऐच्छिक नहीं है। मैं भी बात करूं, जिम्मेदारी की बात, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। अत्रे जी सुन लेते हैं जिम्मेदारी की बात, अत्रे जी सुन लेते हैं। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज सर एक मिनट को बोलने दीजिए, आपके पास आ रहे हैं मनोज जी, आपके पास आ रहे, पहले एक-एक करके अपनी बात पूरी करने दीजिए। All these political parties are equally responsible to bring this situation. ठीक है। This is not the alone that only BJP is मनोज जी, आपको responsible रोक रहा हूं। for the past मनोज जी, 20 years. आपके पास आएंगे तब आप अपनी बात कहिएगा, एक बार पहले इनकी बात पूरी होने देते हैं। जी बोलिए जवाहर जी, अपनी बात पूरी करिए। एक तो परवीन अत्रे जी ने ये जानकारी गलत दी कि ये, एक तो परवीन अत्रे जी ये गुमराह कर रहे हैं कि ये ऐच्छिक नहीं है, ये नियम के तहत देना अनिवार्य है। 134 अब मैं अपनी बात करूं जी, देखिए फिर ये बीच में आ रहे हैं, ये फिर बीच में आ रहे हैं। सामाजिक अब जिम्मेदारी अरोही जी, मैं ऐसे तो बात नहीं कर पाऊंगा। मत कीजिए फिर। अत्रे जी सुन लेते हैं, जवाब जवाहर यादव साहब को ही देना है आज। परंतु ये गलत, हाँ इन्होंने, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इन्होंने ये कहा था 134 स्कूलों के लिए ऐच्छिक है, ये गलत तथ्य थे। मैंने 134 ये कानून है, ये कानून की बात है। अभी फिर बीच में आ गए, रोहित जी ऐसे मैं नहीं कर I think all these political leaders, they are wasting the time, they are wasting the precious time of all the viewers. They are not touching the whole issues. For the past 20 years, all this situation has been brought by all these political parties which are in the majority and which were for the past 20 years they were ruling in the state of the Haryana. Why this situation has been brought right now? ठीक है, Why are you blaming you are just doing all these blame games. ठीक है, Why don't you implement Rule 134A and why don't you implement Haryana State Education Act 2003? Why it is there that all these schools are blatantly refuting all to make any fee hike? They are why they are blatantly refuting to obey all the rules and regulations of Haryana State Education Act? Doesn't it the BJP responsible? Is it not the Congress responsible? Is it not the INELO responsible? Why don't you admit this fact that all of the political parties they are having this text in all these schools? ठीक है, This is the best example, my dear Dainik Bhaskar. मनोज जी, आप Why don't you open your eyes? मनोज जी, आप Why are you bullying the parents? अत्रे जी रुकिए, You have played with the my dear friends. वाजिब In the है, political parties, you have गुस्सा played वाजिब with है। the मनोज जी लेकिन emotions of all the poor. मनोज जी आपको रोक रहा हूं, आपका गुस्सा वाजिब है, लेकिन शांति से जवाब तो इन्हीं लोगों से लेना पड़ेगा, इसलिए आपको रोक रहा हूं, जवाब सुन लेते हैं। All these Congress, BJP, INELO, all these three ठीक है, parties are ठीक है। equally responsible. मनोज जी, Why don't you see the neighboring state in Delhi, which is fighting for the right of the students, which is fighting for the right of the parents? It is shame for all the political parties. ठीक है मनोज जी, अब आप रुक जाइए, आपने पूरी अपनी बात कर ली। इंडियन नेशनल लॉ दल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अत्रे साहब रुक जाइए। अरे अत्रे जी, जिनसे जवाब All these, this is all political bureaucracy in access. मनोज जी आप शांति से एक एक करके जिन लोगों से जवाब लेना साहब उनसे जवाब तो ले लीजिए। सरकार से जवाब मांग रहे हैं अत्रे जी, सरकार से जवाब ले लेते हैं। जवाहर जी बताइए, जो सवाल हमने पूछा कि सरकार क्या कर रही है, 134A को लागू करना आपकी जिम्मेदारी, क्यों नहीं लागू हो रहा, बताएं। मैं इसका जी आप बताइए, अभी आपको कोई नहीं रुकेगा क्योंकि सवाल आप ही से सरकार में हो रहा है जी। ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं है कि हरियाणा सरकार ने यह नहीं कहा कि हम पैसे नहीं देंगे। एक मीटिंग हुई जिसमें मैं खुद था, प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधि थे, हमारे शिक्षा मंत्री जी थे, माननीय मुख्यमंत्री थे और अधिकारी थे, जिसमें यह तय किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक अमाउंट तय किया गया और शहरी क्षेत्र के लिए एक अमाउंट तय किया गया।
और ये कहा गया कि ये हरियाणा सरकार देगी, इसलिए तथ्य मत प्रस्तुत कीजिए कि हरियाणा सरकार ने कभी पैसे बिल्कुल नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। ठीक है। मनोहर सरकार ने एक फीस तय की ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग और शहरी क्षेत्र के लिए अलग, जो प्राइवेट स्कूलों को हम देंगे, और वो फाइल एफडी तक चली गई है। ये हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये तय हुआ था। एक तो ये तथ्य गलत किए जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों द्वारा कि हरियाणा सरकार पैसे नहीं देना चाहती। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि हरियाणा सरकार ने कहा है कि हम पैसे देंगे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। दूसरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक 134A के तहत स्कूलों को एडमिशन देना अनिवार्य है। वो एडमिशन दिलाकर हर हालत में हम रहेंगे। और जहां तक मनोज शर्मा जी कह रहे थे कि सरकार क्या कर रही है, हमारे गुड़गांव रेंज के अधिकारी डी सुरेश ने फरीदाबाद के स्कूलों को भी नोटिस दिया, गुड़गांव के स्कूलों को भी नोटिस दिया। और This is not the obligation on the part of the मनोज जी, सुनिए, It is not an obligation. This is mandated in the Haryana State Education Act that he has to do. Once he will receive any complaint, he has to act on that. This is not any obligation by the BJP government. Let me clarify one interesting fact with you, my dear friend. That BJP government was instrumental in dissolving Kiran Anandlal Committee, which was working in the interest of the parents in अरे मनोज जी, Haryana. ऐसे बात नहीं होगी, सरकार से जवाब लेना होगा, सब शांति से। आपसे ज्यादा गुस्सा हम में है, सब हमारी भी जिम्मेदारी। नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम लोग आराम से एक एक करके सबके पास आए, क्योंकि जवाब हमें सरकार से लेना। हमारा सीधा सवाल आज का यही है कि साहब, सरकार की जिम्मेदारी 134A को लागू करिए। अगर निजी स्कूल नहीं मानते तो मनवाइए, अगर निजी स्कूलों को आपको पैसा देना दीजिए। जी जवाहर जी कहिए। अब मैं यही कह रहा हूं, एक तो मनोज जी, मुझे नहीं लगता कि ये सभी अभिभावकों के यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, आप अपनी बात कहिए। हमारे अभिभावक तो ऐसे नहीं है जो इतनी जोर से चिल्लाएंगे और लड़ेंगे। मैं हर चीज का उत्तर दे रहा हूं। हाँ, जहां तक 134A का है, हर हालत में ये लागू होगा। बच्चों के पढ़ने का अधिकार, चाहे वो EWS के हैं चाहे BPL के हैं, इसका एग्जाम भी हमने करा दिया गया है। जिसका भी नंबर इसमें आएगा, हर एक को एडमिशन मिलेगा, प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा। और प्राइवेट स्कूलों को जो पैसा हमने तय किया है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अमाउंट और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अमाउंट, ये उन बच्चों को, स्कूल को हरियाणा सरकार देगी, जो आज तक पहले किसी भी सरकार ने। युद्धवीर सिंह जी से जवाब लेते हैं। जवाहर जी, युद्धवीर जी, जवाहर जी कह रहे हैं कि एक अमाउंट फिक्स कर दिया गया ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए, और आपकी तो हड़ताल ही गैर वाजिब हो गई। फिर सरकार भी बात करने को तैयार, सरकार मांग मानने को तैयार, लेकिन लगता है फिर तो नियत पर सवाल उठते हैं। देखिए, मैं जवाहर जी से ये पूछना चाहूंगा। जवाहर जी 2 दफा कह चुके हैं, फाइल चली गई है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इतना, शहरी क्षेत्रों के लिए इतना। कितना पैसा दे रहे हैं आप? 200 रुपए, 400 रुपए झुंझुना? जब अपने स्कूलों पे 32,000 रुपए खर्च करते हैं आप एक साल में, तो प्राइवेट स्कूलों को आप 2400। लेकिन सर, लेकिन युद्धवीर जी, उन स्कूलों में फीस बहुत नॉमिनल होती है। बहुत जिन स्कूलों की आप बात करेंगे 32,000, सरकारी स्कूल की फीस बहुत नॉमिनल होती है। सरकारी स्कूलों पे नॉमिनल फीस पे भी इनके 32,000 रुपया खर्च होता है पर बच्चा। हमारे स्कूलों में, बजट स्कूल्स में 20,000 या 25,000 से ज्यादा नहीं होता। नहीं, तो आप फीस भी तो ले रहे हैं लोगों से। मैं कह रहा हूं कि फीस जहां अब फ्री कर रखी है, वहां पे 32,000 रुपया खर्च करती है। हम अपने फीस लेकर के भी 20,000 में अपना काम चलाते हैं, तो कहां से हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं? ये गलत फहमी फैलाई जा रही है। तो ये तो इसका जवाब मनोज जी से ले लेते हैं। मनोज जी, क्या गलत फहमी है जो अभी बात कही इधर युद्धवीर जी? मैंने ये नहीं कहा। मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले एक एक करके क्लियर करूंगा जी। सबसे पहले जो हमारे प्रवक्ता थे भाजपा के, वो ये कह रहे थे कि बच्चों के एग्जाम दिलवाए गए हैं। मैं आपको बता दूं, बच्चों का एग्जाम हिंदी माध्यम में दिलवाया गया, और जो बेचारा गरीब पेरेंट अपना पेट काट करके अपने बच्चे को एक मीडियम, एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहा है, और वो चाह रहा है कि मेरे बच्चे का और अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, वो जब एग्जाम में बैठा तो उसके लिए वो पेपर बिग जीरो था। क्यों? क्योंकि वो माध्यम हिंदी में तय हुआ था, सारा क्वेश्चन पेपर हिंदी में था। तो इससे प्रतीत होता है कि सरकार कितनी सीरियस है इस मैटर को लेकर के, कि गरीब बच्चों का एडमिशन एक तरीके से उस रूल। जो मेरे सवाल युद्धवीर जी ने किया, उसका जवाब दीजिए। युद्धवीर जी कह रहे हैं कि साहब बताइए जो स्थिति उन्होंने बताई सरकारी और निजी स्कूलों। हाँ, मैं बताता हूं। सबसे पहले बात मैं बताऊं, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं, कोई भी एक पब्लिक स्कूल आप मुझे गिना दीजिए जो हरियाणा स्टेट एजुकेशन एक्ट के हिसाब से फीस ले रहा हो। ये इतने अमान्य मदों में फीस ले रहे हैं, जिसमें एनुअल चार्ज, कंप्यूटर फीस, ICT इनेबलमेंट चार्जेस, और यहां तक कि ये इंश्योरेंस एजेंट भी बन गए हैं अब जो स्कूल प्रबंधक हैं। जब ये इतने अमान्य मदों में फीस ले रहे हैं अभिभावकों से,
तो ये लोग क्यों गरीब बच्चों का ये वहां पर बताइए, युद्धवीर जी admission नहीं होने बताइए, देते हैं? युद्धवीर जी दूसरी बताइए। बात- मैं जवाब दे दूं मनोज जी को। जी जी देखिए, जब आप कहते हैं कि हरियाणा एजुकेशन एक्ट रूल्स के मुताबिक फीस क्यों नहीं लेते, करेक्ट। हरियाणा एजुकेशन एक्ट रूल्स में अगर आप देखेंगे तो वो कहेंगे कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो फीस ली जाती है, फीस तो नहीं ली जाती वहां, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात। जी जी, वहां बिल्कुल फीस नहीं ली जाती, वहां फंड लिए जाते हैं केवल करेक्ट, 5 तरह के। करेक्ट। वो फंड जो है नॉमिनल है। क्यों सरकार चाह रही है कि 9वीं से और 12वीं तक वही फीस हम ले लें हाईकोर्ट के मुताबिक? इनका कोई मुद्दा नहीं रह गया सरकार का वहां पे, क्योंकि वो उनको सूट करता है। दूसरी से 8वीं तक जो ये बार बार कह रहे हैं कि हमने एक राशि तय कर दी है, बता तो दें कितनी राशि है। हम कहते हैं आप अपनी जो राशि अपने बच्चों पे खर्च कर रहे हैं वो दे दीजिए हमें। नहीं, और बच्चे हमें मत सबके दीजिए। सर, बच्चे सबके हैं, आपके और हमारे नहीं, सुन लीजिए वो मेरी पूरे बात। हरियाणा सुन के हैं। लीजिए मेरी बात जी। मैं कहता हूं कि मेरे यहाँ ऑलरेडी बच्चे गरीब पढ़ रहे हैं। दूसरा मैं कह रहा हूं कि आरटीई एक सिस्टमेटिक ढंग है, बच्चे को, गरीब का बच्चा है अमीर का बच्चा है, वो क्लास 1 से आता है और पढ़ता है, हिंदी मीडियम से आए किसी भी मीडियम से आए, एनवायरमेंट हो या ना हो, लेकिन वो बच्चा एक इंग्लिश मीडियम में रह करके पढ़ेगा। अगर एक मिनट मनोज जी, अगर वो बच्चा मेधावी है, वो बच्चा उतना ही अच्छा करेगा जितना कि अच्छा फीस पे करने वाला बच्चा करेगा। आपने ये क्या कर दिया कि अभी हिंदी मीडियम का टेस्ट, उसमें आपने बताया भाई जो बच्चा आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है उसको एकदम से 6ठी क्लास में बैठा देंगे, वो वहां फेल ही होगा जाकर के। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से क्यों नहीं चलते हैं आप लोग? ये सरकार की मंशा नहीं है। ये सरकार की मंशा नहीं। मैं आपको एक बात और बताऊं, आपने ये जो दैनिक भास्कर का दिखाया कि ये नेताओं के स्कूल जी हैं। जी सर, बिल्कुल। मैं कहता हूं कि ये सभी नेताओं के स्कूल, क्या ये भाजपा के नहीं, सर, इसमें नहीं। ये शुरू से ही है। Agreed। ये चाहे वो इनोलो की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, ये हमेशा से ये स्कूल ओवर द पीरियड बने हैं। यस। अच्छा, और ये अगर एक ऐसा कानून जो गलत बन गया है, ट्रिब्यून का 2-3 दिन पहले का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, उसमें उसका हेडिंग इटसेल्फ इज, इट सेज दिस थिंग, इट इज ए पॉलिटिकल गिमिक। ठीक है, माफी के साथ आप लोगों को रोकूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और एक वाजिब सवाल यह कि निजी स्कूलों की अपनी बात, सरकार का अपना पक्ष, लेकिन बच्चे जो इस हरियाणा का भविष्य है वो सवाल ये पूछ रहे हैं, खास तौर पर गरीब बच्चे, कि उनका क्या कसूर? क्या ये कसूर कि वो एक गरीब के घर में पैदा हुए हैं? अगर उनका ये कसूर है तो इस कसूर को दूर कौन करेगा, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक बेहद संवेदनशील मसले पर, मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं अपनी इस बड़ी बहस में। तमाम मेहमान हमारे पास हैं और इस चर्चा की शुरुआत कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब के पास एक बार चलूंगा। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, सवाल आपसे है। सवाल ये कि 134 से जो कि हरियाणा में लागू हो किया गया, जिसमें कहा गया कि साहब गरीब के बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ाना होगा अगर वो बच्चा वहां पढ़ना चाहता है। सही बात, होना भी चाहिए। ये एक पहलू। निजी स्कूल कह रहे हैं कि साहब आरटीई के तहत जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनका कहना है कि सरकार उन्हें पैसा दे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये कुछ समस्या आज की है या इस मौजूदा सरकार के दिन है। एक लंबा अरसा निजी स्कूल को एक दिन में नहीं खुले, बड़े लंबे अरसे से खुलते आए, सबके हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के भी होंगे, समाज के हर तबके के होंगे। ये अलग बहस का विषय है। लेकिन आज बहस का विषय ये है कि क्या अब मौजूदा सरकार, हम सवाल तो मौजूदा सरकार से पूछेंगे, हां कोस आपको सकते हैं हुड्डा साहब, मैं आपको बोल रहा हूं, बिल्कुल आप पे भी सवाल उठेंगे, उसको उठाएंगे। लेकिन सवाल ये कि अब ये बताइए कि गरीब का बच्चा स्कूल में, निजी स्कूल में क्या नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, ये बात जरूर बहस का विषय हो सकती है कि साहब आप सीधे एक सरकारी स्कूल में बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है, वो सीधा अगर कहें वो दूसरी क्लास में एकदम से, या 6ठी क्लास में पढ़ता है और 7वीं क्लास में उसको सीधे हम निजी स्कूल में डाल दें, अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, हाँ उसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो सैद्धांतिक तौर पर जो हमारा सवाल, बड़ी बहस का है, वो ये कि गरीब का बच्चा, हम कहते हैं शुरुआत से, बिल्कुल शुरुआत से, अगर वो निजी स्कूल में पढ़े तो क्या बुराई है? निजी स्कूल इसका विरोध कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर तो नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह रहे, इसलिए कह रहे हैं कि 134A को नहीं मानेंगे। तो 134A को मनवाना, दबाव बनाकर मनवाना, संवाद से मनवाना, ये सारी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। क्या आपका कहना है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि गरीब के बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए 134 के तहत, ए के तहत। और आज मैं समझता हूं कि सरकार इनको टैकल नहीं कर पा रही सही ढंग से। जी, अगर ये पैसे मांग रहे हैं तो इनको पैसे देना चाहिए। हम कहते हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है,
कि सरकार पैसे दे या निजी स्कूल वाला इनकी फीस माफ करे। हम चाहते हैं कि बच्चों का एडमिशन 100% होना चाहिए और उसके लिए ये निजी स्कूल के लोग भी आनाकानी कर रहे हैं, इनको आनाकानी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, सरकार की टैकलिंग में थोड़ी कमी है, सरकार सही ढंग से इनको टैकल नहीं कर पा रही है। जैसे जवाहर यादव ने कहा कि हमने फीस तय कर ली है, तो बताए फीस कितनी तय की है ताकि ये लोग जवाब दे सके। अब इन्होंने, जवाहर यादव ने फीस तो बताई नहीं कि कितनी फीस हमने की है, यह बता दिया कि हमने एफडी को भेज दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दी है। तो इनको बताना चाहिए कि वो कितनी फीस आपकी सेटलमेंट हुई है ताकि इनके एडमिशन का रास्ता खुल सके। आज नुकसान हो रहा है बच्चों का, गरीब के बच्चों का नुकसान हो रहा है और इस देश के संविधान में है कि हर आदमी को शिक्षा का अधिकार है, हर बच्चे को, गरीब के बच्चे को भी शिक्षा मिलनी चाहिए जी। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो सरकार को इसका प्रावधान करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि सरकार इनको टैकल सही ढंग से नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आज ये आंदोलन की राह पे हैं। इन्होंने पहले भी कई आंदोलन रोकने की कोशिश की है, जवाहर यादव जैसे आपने कहा कि इन्होंने कई आंदोलन रोके हैं, तो इस मामले में भी इनको पहल करनी चाहिए और गरीब के बच्चों को एडमिशन देना चाहिए। बताइए जवाहर जी, अब तो हुड्डा साहब ने भी आपकी तारीफ कर दी साहब। देखिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, एक तो जो ये विषय आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लेगा, वो पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस स्कूलों में उन बच्चों को एडमिशन मिल रहा है जिनके 55% मार्क्स है, ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी निरक्षर बच्चे को भेज रहे हैं दूसरे स्कूल में। 55% अंक जिनके आए हैं वो इन स्कूलों में जा रहे हैं। एक तो ये धारणा है, जो गलत फहमी फैलाई जा रही है कि किसी को भी भेजा जा रहा है, ये गलत है। जो आपके पास बच्चे हैं उनमें जिन बच्चों के कम से कम 55% मार्क्स है वो स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। तो ये तथ्य जो बड़े खतरनाक ढंग से फैलाए जा रहे हैं कि बच्चे को कुछ आता है या नहीं आता, ये जानकारी गलत है। दूसरा, अभी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ने पूछा, जो हमने फीस तय की है वो शहरी क्षेत्र में 6,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 4800 रुपए ये देना तय किया है। और ये युद्धवीर जी को इसलिए पसंद आनी चाहिए, जब युद्धवीर जी ये कहते हैं कि हम 100% फ्री पढ़ा रहे हैं बच्चों को, गरीब बच्चों को ये कह रहे हैं कि मेरे स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं और जिनसे मैं कोई पैसा नहीं लेता, तो ये सरकार तो अगर इनका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में 4800 रुपए देने के लिए तैयार है और अगर वो शहरी क्षेत्र में 6,000 रुपए देने के लिए तैयार है, जो आज तक पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। ये बड़ी बात है जवाहर जी, जवाब लेते हैं। युद्धवीर जी बताइए, साहब 6,000 और 4800, मुझे लगता है तो ये तो बिल्कुल वाजिब रकम है साहब, फिर भी आपको दिक्कत है? नहीं, ये साल भर की है, ये 1 महीने का नहीं है। ये फिर भी यहाँ पे गलतफहमी फैला रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 200 और 250 और 400 रुपए में, जवाहर जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ये अगर आप कह रहे हैं कि हमने इतना तय कर दिया, आपका क्या खर्चा है? 32,000 रुपए साल का, और हमें दे रहे हैं आप 4800 और 3600 या 2400 साल का। कहां तक वाजिब है ये? अच्छा, दूसरा इसका एक पहलू जो मैं भी फिर लाना चाहता हूं इसमें, देखिए, एक बच्चे को आप भेजिए, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए जवाहर जी, एक बच्चे को आप लाना चाहते हैं, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से क्यों नहीं पढ़ने देना चाहते? आरटी के मुताबिक पहली में बच्चा आएगा, वो ठीक चलेगा। आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? कौन सी जादू की छड़ी है हमारे पास के, या कौन सा स्विच है कि वो बच्चा मेरे पास 9वीं में आया, मैं उसको एकदम से मेधावी बना दूं? और क्या मेधावी 55% मेधावी होता है? आप हाईकोर्ट के उसके निर्णय का उल्लंघन कर रहे हैं। हाईकोर्ट को कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि हमें 200-400 रुपए का झुंझुना दे देंगे। आप एक काम करिए, आप 200 रुपए और 400 रुपए में अपने स्कूल चला दीजिए, हम टोटली फ्री पढ़ा देंगे बच्चों को। चलिए सुन लेते हैं जवाहर जी का जवाब। जवाहर जी जवाब दीजिए। अत्रे साहब आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं उसके बाद। अब देखिए, मैं तो, युद्धवीर जी ने यह कहा कि मेरे यहाँ 100 बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ते हैं, हम 500 रुपए महीने देने को मेरे यहाँ नहीं, हर स्कूल में। सुन लीजिए, हर स्कूल में बच्चे जिनके यहाँ, हाँ, जिनके यहाँ, जहाँ मैं तो कहता हूँ प्रत्येक बच्चे के पैसे लीजिए ना, जो भी ईडब्ल्यूएस और बीपीएल के तहत आपके यहाँ पढ़े जी आ रहे हैं आपके पास, बस जवाहर जी की बात आप फ्री में पढ़ा रहे, हम पैसे देना चाहते हैं, फिर भी आपको विरोध किस चीज का? देखिए, मैं जवाहर जी आपको विरोध किस चीज का है? बीच में जवाहर जी को मैं बीच में करना चाहिए कि जिन बच्चों को जवाहर जी को मैं बीच में टोकना चाहूंगा, हम उसका पैसा देना चाह रहे हैं। सुन लीजिए जवाहर जी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, अगर आप इसे सही नहीं समझते तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको कहता हूं, आप बच्चों का हित देख रहे हैं,
क्या हित है उसमें? एक बच्चा मेरे पास हिंदी मीडियम से 8वीं में से आता है, 9वीं में नहीं आता तो है, आपको वो fail ही दिक्कत होगा साहब ना। ये बीच अच्छा, में पढ़ने दूसरा। से या शुरुआत में बच्चे लाने से, बताइए। अच्छा, दूसरा एक और चीज सुन लीजिए। 134A में जो बच्चे आ रहे हैं टेस्ट दे करके, वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं किसी पब्लिक स्कूल में। वो फर्जीवाड़ा बन रहा है, तहसीलदार सर्टिफिकेट बना रहे हैं। किसकी रिकमेंडेशन पे? पटवारी की रिकमेंडेशन पे, एक पार्षद की रिकमेंडेशन पर। और मैंने कंक्रीट केसेस भेजे हैं आपके पास। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर आगे भी बढ़ना है। अत्रे जी के पास आ रहे हैं, मनोज जी के पास आ रहे हैं, बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जवाहर जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि कोई भी पब्लिक स्कूल सर मुझे कह रहे हैं कि पटवारी और तहसीलदार फर्जी वो बना रहे हैं। जवाहर जी मैंने कंक्रीट मनोज जी आते हैं, एक मिनट बात पहले पूरी करते हैं, उसके बाद आपके पास भी आएंगे। नहीं आता जी, मैंने कंक्रीट केसेस भेजे हैं सरकार को, 35 केसेस। अगर आप पूरे के पूरे सिस्टम पर प्रतिक्रिया लगा देंगे। मेरी बात सुनिए। युद्धवीर जी जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं जवाहर जी से, क्योंकि आगे भी बढ़ना है, बाकी मेहमानों के पास भी चलना है। आप उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं कराते? ठीक है, सुन लेते हैं। जवाहर जी बताएं। सर मैं ऐसे युद्धवीर जी ने ये कहा, युद्धवीर जी ने ये कहा कि पटवारी और तहसीलदार जितने भी लोगों को ये बताने की ये इस कैटेगरी में आते हैं कि वो फर्जी है। मैं ठीक कह रहा हूं। पूरी व्यवस्था पे आपने परसेंटेज खड़ा कर दिया। आपका गजट नोटिफिकेशन सुनिए, जवाहर जी सुनिए। जवाहर जी जो एक तरीका है, कहता है 3/6/2011 का कि आप गलत बीपीएल के बच्चे आप हैं, मीडिया के सामने बैठ के ऐसा मत बोलिए। आपने उसको इकोनॉमिक आधार कैसे बना दिया, जो कि हाईकोर्ट रिजेक्ट कर चुका है? आप उसको इकोनॉमिक आधार बना करके, और ये सर्टिफिकेट क्या मार्क किया? चलिए, आपको रोक रहा हूं युद्धवीर जी, जवाहर जी आपको भी रोक रहा हूं, वक्त कम है। प्रवीण अत्रे साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मनोज जी आपके पास आएंगे। प्रवीण जी इनकी जांच करा दीजिए, फर्जीवाड़ा जो बन रहा है। लेते हैं, आपके सवाल का जवाब भी लेते कहना हैं। चाहूंगा, मनोज जी में आक्रोश है और आक्रोश उनका सही है जी। देखिए, मनोज जी में जिस तरह से आक्रोश है, आक्रोश उनका सही है, लेकिन मनोज जी एक बात को आप समझिए, जिस तरह से आप अभिभावक हैं, हमारे भी बच्चे हैं और ये समस्या आपके साथ साथ हम भी फेस कर रहे हैं, लेकिन हम इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर सरकार कहीं गलत कर रही है तो हम सरकार की उस गलती पे सवाल उठाएं, सरकार को गलत करने से रोकें। तो मैं आपके आक्रोश को गलत नहीं मानता, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रोहित यहाँ पे। देखिए, जवाहर साहब ने अभी जैसे बताया कि फीस इन्होंने डिसाइड की है, हालांकि इस समस्या का समाधान होगा तो आपसी बातचीत से। 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चले। सरकार अगर इस रवैये को अपना लेती तो ये जो नुकसान हो चुका है बच्चों की पढ़ाई का, ये भी ना होता। ये जो हालात बने हैं, ये हालात ना बनते, इन हालात को बनने से रोका जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का रवैया जो है वो पॉजिटिव नहीं था, तो इस हालात में आज ये जो हालात बने हैं, इसको बनने से सरकार रोक नहीं पाई। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बार बार एक जिक्र हो जाता है कि साहब राजनीति और सियासत। देखिए, राजनीतिक दल जो है वो राजनीति तो करेंगे, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पे हम राजनीति नहीं करते। लेकिन अब जैसे स्कूल स्ट्राइक्स पे हैं, बार बार जिक्र हुआ कि सब पॉलिटिशियंस के स्कूल हैं। सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्तव्य बनता है कि बच्चों के अभिभावक जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, उनको स्कूल में एडमिशन मिले। लेकिन उन्हीं के अगर नेता उस स्ट्राइक में अपने स्कूल्स को शामिल कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अभिभावकों की पैरवी करते हैं केवल सामने फ्रंट में आके बोल के, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के स्कूल उन स्ट्राइक्स में शामिल हो जाते हैं, जिससे अभिभावकों को धरना देना पड़ रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये एक्चुअली सियासत ये नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है अत्रे साहब, लेकिन कहीं ठीक है अत्रे साहब, आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, आपने अपनी बात कही। मनोज जी के पास चलते हैं। जवाहर जी आपके पास आऊंगा, वक्त कम है, आपके पास भी आता हूं। 10 सेकंड चाहूंगा। जी बोलिए 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 जवाहर जी, आपने कहा चंद सेकंड में अपनी बात पूरी करें। तो हमने ये फीस तय की थी, ये आज तय नहीं, जो ये फीस हमने तय की थी, ये आज तय नहीं की थी। उस मीटिंग में मैं खुद था। ये लगभग 7-8 महीने पुरानी मीटिंग थी जिसमें ये सब तय हुआ था और उसमें प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधि भी थे। और उसके बाद फिर आईएनएलडी अगर एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करेगी तो ये एक हास्यास्पद मजाक है। ठीक है, मनोज जी आपके पास आएंगे। अत्रे साहब माफी के साथ रोकूंगा। अत्रे साहब, चर्चा इधर उधर चले जाएगी, वक्त कम है। निकाल के देखें कि हमारे सरकार के दौरान मैट्रिक के रिजल्ट प्रतिशत पास कितना था, अत्रे साहब का रिजल्ट क्या था, अत्रे साहब की सरकार के दौरान। अत्रे साहब आपको रोक रहा हूं, समझिए जवाहर जी चर्चा को डिटेल करने की कोशिश कर रहे थे और लग रहा है कामयाब हो रहे हैं। I would like to summarize, sir. I would like to summarize. See, first of all, this is a huge political bureaucracy nexus. Why? This situation is not that this is just for the first time which has prevailed for the past 1 year. This is for the past 20 years in the state of Haryana. And in those past 20 years, if you see the total graph, it was ruled by, the Haryana state was ruled by the INALO, it was ruled by the Congress, it was ruled by the BJP. Now I will come up with the fact. The Congress government
on the plight of the parents, it constituted the committee, Kiran Anandal committee, which was working in the interest of the parent. The Congress government, they did not give the basic infrastructure to work that committee because it was working in the interest of the parents. Now, what happened when the BJP came? BJP dissolved that committee and it then formed another committee at the divisional commissioner level. All those complaints which were pending with the huge corruption, be it the 134A, be it the siphoning of parents' hard-earned money in the garb of the providing education, that all those cases they were just nullified and the whole scene got big zero. Now, BJP government, what they did on 8th February 2015, they dismissed that Kiran Anandal committee and they reconstituted this committee. Now this committee, it is irony and it is pathetic on the part to say that the divisional commissioner who is the chairman of this committee in the Rohtak division, he himself has stated that I am not the competent person to look into the grievances of the parents. Now see, is this the political willingness? No, this is not the political willingness. This is the huge political bureaucracy's nexus which has surfaced in the Dainik Bhaskar today, which says that ठीक है मनोज जी, मैं आपको रोकूंगा, वक्त मेरे पास कम है। अब एक बार फाइनल कमेंट के लिए चलूंगा तमाम मेहमानों के पास। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, बड़ा सवाल ये, तकनीकी पहलू कई हो सकते हैं, चलिए एक बात ये भी मानी कि निजी स्कूल है, उनकी भी चलिए कोई समस्या हो सकती है, लेकिन हाँ, निजी स्कूलों को एक बात हम फिर ये कहना चाहते हैं कि साहब, गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ेगा, उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपकी बात वाजिब है, आपको लगता है बिल्कुल आपको सरकार की तरफ से कुछ मदद होनी चाहिए, वो मदद भी मिलनी चाहिए, उससे भी हम इनकार नहीं कर रहे। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि निजी स्कूल अपनी हठ धर्मिता पर अड़े हैं, कहना 134A को नहीं मानेंगे, जो कि हरियाणा में लागू है, RTE को मानेंगे। सरकार को संवाद से बीच का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि मसला हरियाणा के भविष्य से जुड़ा है। हुड्डा साहब, देखिए, सरकार जब सर से पानी चला जाता है, जब सरकार हरकत में आती है, सरकार को ये आज से कम 4-6 महीने पहले ये सारे फैसले करने चाहिए थे। अब जब सब कुछ आमने सामने टकराव हो गया और बच्चों का नुकसान हो गया, अब ये कोई समाधान ढूंढने के चक्कर में है, तो मैं समझता हूं कि टोटल सरकार का कसूर है। सरकार इनको, निजी स्कूलों को, मैनेजमेंट को पूरा कन्विंस नहीं कर पाई, इनकी जो डिमांड्स थी उनको पूरी नहीं कर पाई। हम तो एक बात चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि गरीब के बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे स्कूलों में शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी इस देश का उद्धार हो सकता है। और ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना लेट इन्होंने जानबूझ के किया है ताकि इन बच्चों को एडमिशन ना मिल सके, इन्होंने बच्चों का नुकसान किया है। शिक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, इनकी एक बात नहीं है, ये अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पूरे मामले के लिए सरकार जिम्मेदार है। चलिए, सरकार जिम्मेदार। युद्धवीर सिंह जी, क्या कहना है साहब? सीधी बात युद्धवीर जी, आपको सरकार से जो चाहिए आपने कहा, लेकिन गरीब के बच्चे की क्या उसकी क्या खामियाजा, क्यों भुगत रहा है वो खामियाजा? देखिए, मैं इसमें इतना ही कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक हों जी, तो प्राइवेट स्कूलों की जरूरत ही नहीं है। जी, नंबर 1 जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत सर, वो तो पूरी व्यवस्था बदलने में तो पता नहीं कितनी सालें लग जाएंगी। अभी तात्कालिक बताइए, मौजूदा दौर में क्या किया? मौजूदा दौर की बात कर रहा हूं। गरीब बच्चे के हित में उसको ठीक पढ़ाने के लिए RTE लेकर के आइए। आप क्या आप टेलीविजन पर ये बात मानेंगे कि आप 134A को नहीं मानेंगे? 134A का हमने मानने के लिए कहा, लेकिन सरकार जो है वो कह रही है कि 134A में हम आपको ये नहीं देंगे जो है, और या झुंझुना देंगे। देखिए, सरकार पहले ही सस्ती रियायती दरों पे जमीन देती है। संक्षेप में सर, संक्षेप में। हर स्टेट का दिल्ली गवर्नमेंट 1300 रुपए देती थी पर मंथ पर चाइल्ड पिछले साल तक। इस साल से उन्होंने 1600 रुपए कर दिए। तो आपका कहना है कि 134A को तभी मानेंगे जब सरकार की तरफ से मदद आपको मिलेगी। मैं आपको बता नरेश कौशल साहब क्या कहेंगे इस चर्चा के आखिर में? कौशल साहब, सस्ते दरों, मनोज जी आपको रोक रहा हूं। नरेश जी, आप अपनी बात कही, काफी देर से आप सुन रहे हैं सब लोगों को। दरों पे नहीं दे रखी है, 45 करोड़ की अगर ऑक्शन करते हैं नरेश जी, देखिए, ये सस्ती नहीं है जमीन। ये जितनी बहस हुई है अब तक, अगर जो दर्शक देख रहे हैं, जो आम जनसाधारण जो है,
उसको ये टेक्निकल बातें कोई उनके समझ में, मेरा ख्याल है जहाँ तक जी। कि 90% लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू ये कर रखा है एजुकेशन जो क्षेत्र के अंदर। इसमें ये देखिए, जब अभी मनोज जी भी बता रहे थे कि 20 साल पुराना, मैंने भी आपको बताया कि 1995 में ये एजुकेशन एक्ट जो बना, उसके बाद कितनी अमेंडमेंट, 4-5 अमेंडमेंट हुई। और एक बात और, जो अभी कह रहे थे कि इनेलो की, भाजपा की और कांग्रेस की बात, पिछली कांग्रेस सरकार ने भी प्राइवेट स्कूलों को मिली भगत, जो एक आरोप है कि 25% से कम करके 10% कर दिया। बिल्कुल। किसने फायदा नहीं पहुंचाया है, ये हैरानी की बात है। और मैं एक मिनट प्लीज 25% हो जाता है फिर से। नहीं, एक मिनट, मैं इसको कंक्लूड, जो मेरे को जो ड्यूटी दी गई है, मैं उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि व्हाई कांट वी सिंप्लीफाई दीज थिंग्स। हमें कैसे सिंप्लीफाई होना चाहिए? देखिए एक मिनट प्लीज, सारी कंपनियों में, जो प्राइवेट कंपनियां हमें, गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि वहां भी रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू होगी, ठीक। अब ये जो है कि आरटीई के तहत गवर्नमेंट तो ये पैसा देगी, केंद्र की सरकार से ये मिलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलेगा। मैं तो ये कहता हूं कि प्राइवेट स्कूल एक अच्छा खासा कमाई का धंधा है। जो स्कूल खोलना चाहे उस पे पहले ही ये कंडीशन लगाई जाए कि आप अगर ये स्कूल खोलेंगे आपको इतने % बच्चे फ्री पढ़ाने पड़ेंगे, कहीं से कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए। यही 134 से कहता साहब। प्रवीण अत्रे साहब, फाइनल कमेंट संक्षेप में क्या कहेंगे? देखिए रोहित, प्रदेश के हर बच्चे को अधिकार है ये उसका कि उसको अच्छी शिक्षा और अच्छे माहौल में मिले। जी, मैं युद्धवीर जी की इस बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि अगर सरकार सरकारी स्कूलों में वो माहौल और वो शिक्षा दे तो प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखना बंद कर देंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये दायित्व बनता है। देखिए आज जो समस्या हमारे सामने मुंह बाय खड़ी है, सरकार का कर्तव्य है कि उसका समाधान करे, बच्चों को जो नुकसान हो रहा है उससे बचाए, अभिभावकों को धरना प्रदर्शन ना करना पड़े, उनके बच्चों का एडमिशन हो। लेकिन एक जो इसका लॉन्ग टर्म आप सॉल्यूशन कहें, वो यही है कि सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, शिक्षा का स्तर वहां पे सुधरेगा तो जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखना बंद करेंगे। जी, जवाहर यादव साहब बताइए। साहब, अब प्रदेश ये जानना चाहता है कि हरियाणा में 134 से लागू होगा, क्या गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, बड़े बड़े निजी स्कूल में पढ़ सकेगा, और क्या निजी स्कूल संचालकों की जो वाजिब बात है, वाजिब बात, क्या वो मानी जाएगी, और क्या कहना आपका? देखिए, वाजिब बात निश्चित रूप से हम मानने के लिए तैयार है, इसलिए हमने ये फीस भी तय की। और दूसरा 134 से निश्चित रूप से ये हरियाणा के बच्चों का अधिकार है, ये लागू है, लागू नहीं होगा, ये लागू है जी। इसको हम हर हालत में, ये लागू है, इसमें कोई विषय नहीं है। हमने प्राइवेट स्कूलों को भी सुना है, हमने बच्चों को भी सुना है। दूसरा, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल तो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। जो फॉर्मूला आपने दिया, कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो झुंझुना है। नहीं, मानेंगे, ये भी नहीं, ये बातचीत हम कर रहे हैं, मानेंगे, बातचीत हर चीज का समाधान है, ये मान जाएंगे। दूसरा, कांग्रेस को आपने चेहरा दिखा दिया, 25 से 10% कैसे उन्होंने किया। और मेरे आईएनएलडी के मित्र कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि इन बच्चों को इनका हक प्राइवेट स्कूलों में मिलना चाहिए, ये चले गए सरकारी स्कूलों पे। यानी कि जो कई बार जो गांठ नजर आती है प्राइवेट स्कूलों की और जो आईएनएलडी की जो गठजोड़ नजर आती है, वो भी ध्यान में आ गई। अपना दायित्व ईमानदारी से निभाएगी और हालात में निभा रही है। कहां पढ़ेंगे बच्चे जाके? ठीक है, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अत्रे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, युद्धवीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका भी शुक्रिया, नरेश कौशल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जो मसला आज हमने उठाया, सवाल ये कि सरकार तय करे क्या नियम कायदे बने, और किस तरह से अगर निजी स्कूल संचालकों की अगर कोई वाजिब बात है उसको किस तरह से माना जाए, और किस तरह से 134 को मजबूती से प्रदेश में लागू किया जाए, यह सरकार को तय करना है। क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का हक है, और अगर गरीब का बच्चा किसी बड़े निजी स्कूल में पढ़े तो शायद इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। तो बहरहाल आज बड़ी बहस में इतना ही, तो इजाजत, नमस्कार। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है, लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। बेटियां 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 बेटियां।
बांटें खुशी बेटियों की। सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर।